हाँ, तो इससे जो है सो पहले चैप्टर में हम आपको बताए थे चैप्टर 4 का ये दूसरा लेसन है। कल हम इससे पहले हम पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर, तो बताने जा रहे हैं कि ये जो है हम लास्ट तक आपको कराए थे कल। वो एक वीडियो में पार्ट होगा, अभिकारकों में किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने पर वेग द्वारा, इसके बारे में हम समझा दिए थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेकंड लेसन है इसका, समझेंगे। इसमें बता रहा है कि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रण घटते जाता है। मान ले किसी समय का मान लेते हैं, किसी समय में कोई भी ऐसा समय है जिसका टाइम है टाइम 1 और इसका एक सांद्रण जो है C1 और T2 है। तो समय में उसका सांद्रण, इसको समझेंगे, देख लेते, थोड़ा सा उतार लेते। समय में उसका सांद्रण C2 है। इसको इसे हल किस तरह से करें, अब देखिए किताबी भाषा उतना सटीक नहीं देता है। हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे ये बताया जा रहा है इसमें कि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक का सांद्रण घटते जाता है। तो मान लेते हैं कोई भी ऐसा समय है जिसका समय टाइम का, जैसे कोई 1 घंटा मान लेते हैं, कोई एक समय जैसे 1 बज रहा है, एक टाइम है। तो देख रहे हैं यहाँ टाइम दिए हुआ है और उसका जो है ये सांद्रण है। तो ये जो है C1 और C2 समय में, ये कह रहा है कि C1 एक समय है, एक टाइम है, जैसे 10 से 12 होता है ना, 10 टाइम तो 12, इस तरह से एक समय है C1 और C2 कह रहा है समय में उसका सांद्रण जो है तो C2 है, उसका सांद्रण क्या है, C2 है। तो इसको हल करना है। तो आइए इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से इसको हल करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए C बराबर क्या दिए हुआ है, 1 और माइनस में है ना, ये क्या, जैसे जैसे अभिकारक क्या करता है, घटते जाता है। तो ये हो गया C2। अब इसकी का उल्टा कर देंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या कर रहा है, मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे ये क्या चीज़ है। इसको देखिए बताया गया है कि अभिक्रिया को प्रारंभ हो जाने पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, सांद्रण घटता है। ये क्या है, अभिक्रिया है और ये क्या है, सांद्रण है। ये दोनों क्या किया है, समय को घटा कर, जैसे त्रिकोण है तो एक फार्मूला है, फार्मूला के तर्ज पर ये दिया गया है। इसको बड़ा कोष्टक जो है, ये जो कोष्टक है बड़ा कोष्टक ए,
इसको जो है सांद्रण का ये सूचक है, क्या है, बड़ा सांद्रण का सूचक है। ये सूचक है। तो चूंकि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है, अतः अभिक्रिया के इस वेग के लिए ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया को इस वेग के लिए क्या दिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह। हम आपको बताएं, यहाँ भी दिखा दिए हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। इसका जो है बड़ा कोष्टक जो हम बता दिए हैं, ये त्रिभुज एक आकार का है और ए है, ये त्रिभुज एक आकार का ए है, तो ये टी है। इसको समझेंगे, ये क्या अभिक्रिया का एक वेग है। उपर्युक्त अभिक्रिया को 1 मोल ए से मोल बी बनता है, अतः प्रतिफल बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि अभिक्रिया में बी के सांद्रण में वृद्धि होती है, अतः इस वेग के लिए धनात्मक चिन्ह क्या है, किसी वेग के लिए अगर दाईं ओर जाता है उसका धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक में जोड़, क्या होता है, जोड़, यानी आगे की ओर बढ़ना, उसको जोड़ना एक दूसरे को। तो औसत वेग इसका औसत वेग सबका जो है तो एक बार हम नोट करवा देते हैं। औसत वेग आप समझ लीजिए, एवरेज रेट जो है औसत वेग वेग विकारक के सांद्रण समानुपात होता है। चलिए इस चीज को हम समझ गए। इसका अर्थ है जैसे एक तरह से वेग, ठीक, और इसका जो है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये वेग है, क्या है, वेग। और इसमें एक अगर कोण बनाने के लिए कहा जाता है, ये क्या है, कोण। कितने डिग्री का है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इसका इसका जो है सांद्रण जो है, इसका सांद्रण मोल है और ये क्या है, समय की ओर से प्राकृतिक होकर के तब जाकर क्या है, समय से होकर के तो पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि समय के अंतराल में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है और अंततः हम अनेक अभिक्रियाओं का वेगों का औसत ही प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में औसत वेग जो है सो अधिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए काफी समय लग जाता है। तो इतने समय के अंतराल में अभिक्रिया का जो वेग है काफी परिवर्तन होते रहता है। और इसका है तात्क्षणिक वेग जो है, अभिक्रिया के वेग निर्धारित करने पर एक अच्छा उपाय यह है कि इसका अंतराल जो है तो यथासंभव कम से कम रखा जाता है। इसे समय का विकारक के सांद्रण, यानी सांद्रण मिस होता है क्या,
सांद्रण, आ जा, ये पता है सांद्रण का मतलब सीधा, क्या आता है, सीधा। रखा जाता है। इसे समय अभिकारकों के बीच लेखा चित्र जो है 4.1 की सहायता से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वेग का मतलब होता है, वेग आपको पता है ये क्या है, एक वेग है, हम आपको पहले ही बताए हैं, और इसका बड़ा कोष्टक में इसको सी कर दिए हैं। ये क्या है, वेग बट्टा टी, एक तरह से वेग है। यदि समय अंतराल, ये दोनों का समय कितना है, ये कोष्टक है, इसमें ये वेग है, ये दोनों का समय क्या बट्टा के बराबर है, तो इसको समझते हैं। यदि समय अंतराल अत्यंत ही न्यून हो तो वेग की निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। समय के जिस क्षण में हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना चाहते हैं, उस क्षण के संगत वक्र बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है सो खींची जाती है। इस स्पर्श रेखा के ढाल से अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर लिया जाता है। इसका शॉर्ट आंसर है, हम जानेंगे, एक क्वेश्चन और अच्छा खासा है, इसको समझेंगे। किसी क्षण में अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग उस क्षण का वक्र के बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के ढाल को बराबर होता है। किसी क्षण के अभिक्रिया को तात्क्षणिक वेग उस क्षण का वक्र के बिंदु, नहीं हुआ, हमारे पास एलईडी बोर्ड नहीं है। क्या है, गोलाकार है, इसमें एक बिंदु लटकाया गया, बिंदु के तहत जैसे जैसे घड़ी का समय ये देखते हैं जो घूमते रहता है, तो ढाल के बराबर होता है। अभिक्रिया के वेग प्रायः तात्क्षणिक रूप से ही व्यक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी निम्नलिखित है, तो a+2b का जो है, इसको समझ गए होंगे अच्छा खासा। देखिए a+2b इक्वल टू c+2ab, क्या है, c+2ab या c+2d, चलिए ठीक है। तो आज का ये मेरा लास्ट सेकेंड लेसन का जो है तो क्लियर हो गया। थर्ड लेसन है, और कल हम देख लेते हैं कितने नंबर का है, वो समझ लेंगे। हाँ, तो ये थर्ड लेसन आज आपका 3 लेसन जो है, 3 लेसन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।